आज का हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी का हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक है, और इसका जो लेक्चर अपलोड हो गया होगा एनडीए बायोलॉजी के प्लेलिस्ट के नाम से अपलोडेड होगा, ठीक है। जो हम इसके सिलेबस की अगर बात करें तो एनडीए में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 होता है वो होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, और पेपर 1 होता है मैथ का होता है, ठीक है। तो हम लोग किस पेपर का तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट में। तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इंग्लिश, फिर साइंस जो जनरल साइंस होता है, फिर जनरल स्टडीज, ठीक है, फिर करंट अफेयर, ये सब, ठीक है। तो साइंस में जो 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम इसी टॉपिक्स में बायोलॉजी के पोर्शंस को कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे करके एक एक लेक्चर अपलोड होता रहेगा और उसी लेक्चर को हम लोग पढ़ते जाने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक जो है, इस टॉपिक की अगर बात करें, आज की जो नाम है क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। हमारे आसपास में जो भी चीज़ें दिख रही हैं, इस नाम से ही पता चल रहा है लिविंग वर्ल्ड, मतलब वो जीवित है। लिविंग है, जीवित है। तो कोई भी चीज़ जीवित कैसे है, सवाल तो ये आता है। अगर कोई भी चीज़ जीवित कैसे है ये पता करना है तो हमें जो जीवित नहीं है उससे कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। और जब हम इस चीज़ को तुलना करेंगे, ठीक है, कि तो क्या क्या पाया जाएगा। पहला चीज़ जो है, जो लिविंग होते हैं ना, लिविंग क्या कर सकते हैं, उनका ग्रोथ होता है, वो बढ़ते हैं। पहला चीज़ तो ये होता है। दूसरा क्या चीज़ होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं वो लोग। यानी वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, अपनी जनरेशन्स को, अपने स्पेसिस को बढ़ाएंगे, है ना। इसी तरह और भी चीज़ें क्या होगा, सेंस ऑर्गन उनका काम करता है, सेंसिबल होते हैं, एडेप्टिव, सेंसिबल होते हैं, किसी चीज़ को सेंस करते हैं, उसके बाद रेस्पॉन्स करते हैं, यानी रेस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे मान लो कि अभी हम लोग गर्मी का दिन है, बाहर निकल रहे हैं, धूप लग रहा है, क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करते हैं कि छाँव में जाए। तो ये क्या हुआ, जैसे ही कि हमको महसूस हुआ कि गर्मी ज़्यादा है तो घर से बाहर ही नहीं निकलते जल्दी, और जब निकलते हैं तो कोशिश करते हैं कि कैप लगा के जाएं या छाता ले ले एगो, है ना, ताकि धूप नहीं लगे। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। बरसात के दिन में क्या करते हैं, बरसात आने लगता है तो छाता लेके चलते हैं, या जैसे ही बरसात आने लग गया तो कहीं जाके ऐसे जगह छुप जाते हैं जहाँ बरसात में। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है। लेकिन कोई निर्जीव है, कोई पत्थर है, वो अगर धूप में पड़ा है तो धूप में पड़ा ही है, उसको कोई महसूस नहीं होता है कि, यानी उसको फीलिंग्स महसूस नहीं होते, उसको सेंस ऑर्गन का काम नहीं करते हैं। लेकिन लिविंग में ये सब होता है। और क्या हो सकता है, एडेप्टेशन, और भी बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है कि जगह मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलना ही एडेप्टेशन होता है। चीज़ें समय के साथ साथ में अडेप्ट करता रहता है। हाँ ये है तो ये अडेप्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो इनमें ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। जितने भी हैं ये सारे चीज़ नहीं पाए जाते हैं। तो आज हम लोग ये लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर में लिविंग में ऐसा क्या चीज़ है, ठीक है। तो इन लिविंग में ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण से ये लिविंग कहलाते हैं, ये जीवित कहलाते हैं, ठीक है। ये सजीव कहला रहे हैं, ये सजीव कहला रहे हैं। तो इसका कोई डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि ये कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन काम करते रहते हैं, रेस्पॉन्स करते रहते हैं। लेकिन जब इसकी सब बेसिक फंडामेंटल यूनिट की जाए, बेसिक फंडामेंटल, जैसे अगर कोई घर को देखें तो उस घर की जो सबसे बेसिक क्या है, जिससे वो घर बना हुआ, ईंट है। एक ईंट लेते हैं, फिर दूसरा ईंट लेते हैं, धीरे 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 करके दीवार बनाते हैं। फिर दीवार से एक पूरा 3-4 तरह का दीवार को जोड़ के एक आकार बना देते हैं, फिर उसको घेर देते हैं अच्छे से, तो फिर एक घर तैयार होता है। फिर उसको डिजाइन करते हैं। तो इस तरीके से, तो कहना मतलब इन पूरे लिविंग थिंग में जितना भी चीज़ हो रहा है उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल, CELL, सेल। ये बैटरी वाला सेल नहीं है, ये जीवन में जो जीवन की जो बेसिक यूनिट है उसको बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलते हैं, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर
किसी भी वस्तु में अगर लाइफ है, ज़िंदगी है या वो जीवित है, तो उसमें नेसेसरी है कि उसकी जो सबसे बेसिक इकाई होगी वो क्या होगा, सेल होगा ही होगा। अगर सेल नहीं है इसका मतलब क्या है, वो सजीव नहीं है, वो जीवित नहीं है, वो नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, यानी सेल जरूर होगा। अब मान लो सेल भी है लेकिन सेल के अंदर क्या हो, मेटा एक्टिविटी नहीं हो, कुछ रिएक्शंस नहीं हो सेल के अंदर, यानी अगर सेल्स के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं तो उसका एक नाम दिया जाता है मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म होता रहता है, उसके बहुत सारे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी बोल देते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से यानी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रहा हो, अगर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रहा होगा उस सेल के अंदर, इसका मतलब वो सेल जीवित है। अगर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस रुक गया है, बंद हो गया, तो इसका मतलब वो सेल क्या है, डेड हो चुका है। जैसे कोई सजीव मर जाता है तो उसके सेल्स वर्क करना बंद कर देते हैं, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि सेल, तो इसी सेल्स से हम लोग पहले समझते हैं कि इसका कैसे ही आगे चल के एक ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। हम उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं कि सेल को ही आगे हम लेके चलते हैं। सेल, अगर एक पर्टिकुलर सेल की बात करें, जब आप एक छोटे से सेल को मिलाते हैं, एक सेल देखने में कैसा, लगभग ऐसा होता है, है ना, इसके बीच में क्या होता है, इसमें इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। आप समझ में आ गया, ये लगभग बेसिक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हर उस चीज़ का। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो जब सेल की बात कर रहे थे, ऐसे सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें क्या होगा, एक सेल होगा, ऐसे एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। जब इसी तरह के बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक टिश्यूज बनाते हैं, एक टिश्यूज बनाते हैं। अब बहुत सारे टिश्यूज जब मिल जाते हैं तो एक क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं या ऑर्गेन बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बॉडी को लेकर चलें या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को लेकर चलें तो क्या होगा, देखो टिश्यूज़ की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग टिश्यू होंगे, इसमें 4 तरह के टिश्यू होते हैं एनिमल्स में। तो 4 टिश्यू मिलके एक ऑर्गेन को तैयार करेंगे। ऑर्गन का हम लोग नाम लेते हैं, जैसे मान लो माउथ ले लिए, एक माउथ हो गया, यहाँ पे ईसोफेकस ले लिए, एक ईसोफेकस, और क्या ले लिए, स्टमच ले लिए, और क्या ले लेंगे, इंटेस्टाइन ले लेंगे ना। इसी तरह से आगे इंटेस्टाइन में दोनों आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इतना समझ में आ गया। तो अगर हम इन मतलब अभी देखो, पहले सेल बना, सेल से टिश्यूज बना, और टिश्यूज से फिर ऑर्गेन बने, तो ऑर्गेन इस तरह से बने। ठीक है, अब देखो, अब ये स्पेसिफिक ऑर्गेन एक अपने कैटेगरी में एक साथ जुड़ के कोई स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे मान लो ये सारे ऑर्गेन हैं, ठीक है, जुड़ के क्या काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। ये सारे मिलके क्या करते हैं, डाइजेशंस का काम करते हैं। माउथ से खाते हैं, ईसोफेकस में जाता है, ईसोफेकस स्टमच में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में पहले स्मॉल में जाएगा, इंटेस्टाइन में वहाँ पे पाचन होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक सिस्टम बना लिए, मतलब आपके जो भोजन करेंगे उसको पचाने का ये तरीका होगा। तो ये सारे अलग अलग ऑर्गन थे, है ना, ये टिश्यू से बने, और इन अलग अलग ऑर्गन आपस में जुड़ के एक सिस्टम बना रहे हैं। ये जैसे डाइजेशन का काम कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एक ऑर्गन मिलके क्या बनाना है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, एक ऑर्गन का सिस्टम बना ले रहे हैं। तो इसी तरह से सिस्टम अलग अलग हो सकता है। जैसे इस वाले पार्ट में क्या था, डाइजेशन, तो इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह और किसने, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, इत्यादि सिस्टम हो सकते हैं। जब इतने सारे सिस्टम एक शरीर में एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आने लगते हैं, तो जब ये सिस्टम क्या, जब इतने सारे सिस्टम एक वर्क करने लग जाते हैं एक साथ मिलके, तो एक किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, सजीव। ठीक है, सजीव का निर्माण करते हैं। अब ये जो हमको दिखता है, जैसे मान लो कि एक ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल अगर ले चलें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी का ही ले चलें, ह्यूमन का एग्जाम्पल ले चलें, उसमें छोटे छोटे सेल होंगे,
उस सेल से मिलकर टिश्यू बने होंगे, वो टिश्यू मिलकर क्या बनाए, ऑर्गेन बनाए होंगे, उस ऑर्गेन मिलकर क्या बनाए, सिस्टम बना रहे होंगे, और वो बहुत सारे सिस्टम एक किसी पर्टिकुलर एक पूरे फ्रेम में होंगे, एक बॉडी में होंगे, एक पूरे, तो बॉडी क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ऑर्गेनिज्म ही कहेंगे, बॉडी नहीं कहेंगे। बॉडी क्यों नहीं यूज करेंगे, बॉडी टर्म इसलिए यूज नहीं करेंगे, जब हम फिजिक्स या अदर केमिस्ट्री चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉडी। तो बॉडी पर्टिकुलर एक व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं कि एक बॉडी यहाँ से मूव किया, जिस फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, या ऊपर से इस ग्रेविटी से एक ऑब्जेक्ट को किए या एक बॉडी को फेल किया रहा है, तो इस तरीके से बात कह रहे हैं का मतलब हुआ। यानी उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉडी। लेकिन आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो टेक्निकल टर्म क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म। यानी हम लोग जो भी बात करें ऑर्गेनिज्म मतलब आ गया, सेल भी आ गया। इतना समझ में आ गया। ह्यूमन की अगर बात करें तो ये क्या है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। तो ये था, इसको हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। जो अभी हम लोग पढ़े इस टॉपिक का क्या हो गया, ये जो टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। कितना समझ में आ गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी, यानी एक सेल कैसे एक बॉडी के रूप में आ जाता है, एक ऑर्गेनिज्म के रूप में आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, बता सकते हो अच्छे से। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक, तो ये तो बात तो ठीक है कि सेल आगे चल के टिश्यूज बना रहे हैं, ठीक है, आई टिश्यूज आगे चल के ऑर्गेन बना रहे हैं, ऑर्गेन आगे चल के सिस्टम बना रहे हैं, और फिर ये सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को तैयार कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को दिखा रहे हैं कि इस तरह से वो बिहेव कर रहा है। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, सेल अलग अलग तरह के हों, सेल अलग अलग तरह के हो तो जीव भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सेल का टाइप बदल दिया जाए तो जो उसके ऊपर फॉर्मेशन होगा वो अलग हो जाएगा। ईंटा का प्रकार बदल दिया जाए तो दीवार भी अलग अलग तरह के होंगे, और दीवार अलग तरह के होंगे तो घर भी अलग अलग दिखेगा। समझ में आ गया। तो ये कहने का मतलब, तो उस आधार पे जो ऑर्गेनिज्म हमको अलग अलग दिखते हैं, ये इसका कारण है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, उस सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म का आकार रूप सब बदल जाता है, बिहेवियर बदल जाता है उस सेल के कारण। यानी सेल के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। यानी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल। इतना समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक, अच्छा इसमें मीनिंग का मतलब क्या, देखो इस प्रो का मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव। इस प्रो का मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव मतलब पुराना ज़माने का। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, ये पहले का न्यूक्लियस है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, देखो अगर किसी सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन हुआ, साथ में ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ, और साथ में एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उनमें क्या होता है, इस तरीके से फ्लूइड टाइप से भरा हुआ रहता है सेंटर के अंदर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन ऐसे ही टर्म लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें टर्म क्या लिया जाता है, न्यूक्लियन। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हुआ। लेकिन जब हम इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या था, यूकैरियोटिक मतलब क्या, यू मतलब क्या हुआ, ट्रू, है ना। कैरियोटिक का मतलब वही है, न्यूक्लियस, मतलब एक प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। जैसे एक सेल का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है, साथ में क्या साइटोप्लाज्म है, और एक बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा एक पतला सा। जैसे प्लाज्मा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस ही हो गया, मतलब ये पूरा न्यूक्लियस है, इसके बाहर में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को बनाए रखा हुआ है। तो यानी ये पूरा एकदम प्योर न्यूक्लियस है। और ये क्या है, प्योर न्यूक्लियस नहीं है, फ्लूइड में मिक्सड है,
साइटोप्लाज्म में मिक्स्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग प्रीमिटिव क्यों बोलते हैं। जब अर्थ पे जीवन शुरू हुआ होगा, ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स बनना डेवलप होगा, सबसे पहले जीवन अपनाना शुरू होगा। तो फर्स्ट जो सेल बने होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स बने होंगे, फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते हैं, और डेवलप होते होते क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट होने लगे। यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल इस तरीके से ये चलते चला गया होगा प्रोसेस इवोल्यूशंस के थ्रू। इतना समझ में आ गया। तो दोनों में अंतर क्या। एक चीज़ और, इसमें न्यूक्लियस क्या है, मैच्योर नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस अभी पूरा हाईली डेवलप नहीं है। जब न्यूक्लियस हाईली डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस जब हाईली डेवलप नहीं होगा तो ये होगा कि इस सेल को मतलब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो किसी भी सेल को जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस ही करता है। कैसा गुण होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग का बेसिक जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और न्यूक्लियस डीएनए के अंदर होता है, और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल्स के, ठीक है। तो यही कारण होता है कि न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैच्योर नहीं होने का कारण इसका एक और क्या नाम हो जाता है, इमैच्योर सेल। इसी का एक और क्या नाम हो जाता है, इमैच्योर सेल। लेकिन जब इसकी बात करें तो इसका एक और क्या नाम हो जाता है, जब ये मैच्योर है तो मैच्योर सेल। अब इतना समझ में आ गया दोनों में अंतर। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का अंतर समझ में आया, है ना। अब बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। नोट करो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, नेक्स्ट हम क्या बात करें, एग्जाम्पल्स की, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो बना वो क्या बोलते हैं, उसको बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया क्या है, फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिज्म, है ना। जब हम सेकेंड इसकी बात करते हैं, अब बैक्टीरिया में क्या होता है, वेल डिफाइंड उसमें नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिज्म, जो पहला जो ऑर्गेनिज्म बना होगा अर्थ वो क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, ठीक है। और इसी का एक सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी का एक और क्या नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एक और क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अब पूछेगा कि फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अगर बैक्टीरिया ऑप्शन है तो बैक्टीरिया पे टिक मारना है, ठीक है। अगर पूछे फर्स्ट ओरिजिनेटेड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो क्या बोलेंगे, वो ब्लू ग्रीन एल्गी। ये पहला सेल है जिसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जिस एक प्रोसेस है, वो भोजन, सूरज के लाइट, हाँ, सनलाइट में भोजन बनाने का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये इसमें आता है ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। और ये क्या है, दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अगर यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स की बात करें तो वेल डेवलप, जो आजकल में देखते हैं, वेल डेवलप क्या हो गया, एल्गी। ये एल्गी कौन सा, ये अलग वाला एल्गी भी अलग अलग प्रकार वेल डिफाइंड है, ठीक है। दूसरा और क्या है, इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है, प्लांट सेल अलग होते हैं, हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट सेल अलग होते हैं। और क्या आता है, एनिमल सेल। और क्या होता है, फंजाई हो सकता है, फंजाई भी वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये यूकैरियोटिक में आ गया। इसके एग्जाम्पल्स हो गए, इसके तरीके होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एल्गी, ALGAE, एल्गी। कितना सो इसका नाम है जो फर्स्ट बार जो बना था,
तो हम लोग जो शुरू कर रहे थे इसमें जो हम लोग ने ये देखा सारे एग्जांपल्स देख लिए। अब हम बात करते हैं क्या कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में एक और सवाल आता है, ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक और सवाल आता है। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव लिंक बिटवीन, इसको क्या बोलते हैं, लिख लेना, कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी। मतलब इस वाले जो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या कुछ गुण क्या है एल्गी के हैं और कुछ गुण क्या है बैक्टीरिया के हैं, ठीक है, कुछ गुण बैक्टीरिया के हैं कुछ गुण एल्गी के, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी। इसका पूछ सकता है कि हु इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें साइनोबैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया पे टिक मार दिया। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सबसे पहले सेल्स का खोज किसने किया था। ये तो ठीक है कि सेल ऐसे हैं, लेकिन सेल्स को सबसे पहले खोज किसने किया था, किसके नाम आता है? उनका नाम आता है रॉबर्ट हुक को। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट हुक। से 1665 में 1665 में उन्होंने खोज किया था, यानी सेल्स की डिस्कवरी किन्होंने किया था। सेल जो है उसका डिस्कवरी किन्होंने किया था। डिस्कवरी कौन करने वाले थे, कौन थे? रॉबर्ट हुक। कितना में 1665। इतना समझ में आया। उन्होंने सबसे पहले सेल्स को ऑब्जर्व किया, लिविंग सेल्स को, तो इसी के लिए इन्हीं को कहा जाता है। दूसरा चीज़ एक होता है, एक सवाल आता है जैसे वायरस का खूब चल रहा है, कोरोना वायरस या बहुत सारे वायरस का नाम सुने, तो क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है या नॉन लिविंग है, दोनों में से क्या है ये वायरस? ये हमारे लोग को सवाल आता है दिमाग में। तो जब हम वायरस की बात करते हैं ना, ये तो ना नॉन लिविंग है ना ही लिविंग है, यानी क्या है ये? कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अच्छा, ये लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस के पास अपना खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं रहता है, ठीक है, वायरस के पास अपना खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। और लिविंग होने के लिए क्या हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन, कि जो कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है इसका मतलब क्या, उसके पास सेल्स है और वो सेल्स में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन वायरस में तो ऐसा नहीं है, इसलिए उसको हम लोग लिविंग नहीं बोलते। लेकिन अगर किसी बॉडी पर अटैक करता है जब, या किसी, तो उसमें वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, अपने आप की कॉपी बनाने लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए होता है, खुद का उसका आरएनए होता है, वो आरएनए से वो कॉपी करवाने लगता है। ये बाद में हम लोग समझ जाएंगे क्या है नहीं है, लेकिन वो कॉपी कराने लगता है, जिससे वो फिर वो लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाता है, दूसरे के न्यूक्लियस में जाके वो अपना आरएनए डालता है, उसमें तो वो लिविंग था, यानी एक नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है, ठीक है। और हमारे चारों तरफ हो सकता है बहुत सारे वायरस हो, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोरोना समझ में आ गया। यानी हम वायरस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं। कल के जो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे आगे जो होगा फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको यहीं पर रोकते हैं।